बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा बिस्तर मर्ग पर थे। आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी अपनी जिंदगी में देख लें। सौतेली माँ ने कहा, मैं अपनी बेटी की तरह इसका फर्ज निभाऊंगी, और निकाह की तारीख तय कर दी। निकाह वाले दिन ऐन वक्त पर बारात वापस चली गई और किसी ने अब्बा को कुछ न बताया। सौतेली माँ ने इज्जत बचाने के नाम पर मेरी शादी नौकर से करवा दी और फौरन रुखसत करवा दिया। मैं रो रो कर उसके कच्चे घर पहुंची, जहां सिर्फ एक चारपाई थी और खामोशी। सुबह आँख खुली तो बैंड बाजे बज रहे थे। बाहर निकली तो नौकर डिप्टी कमिश्नर निकला। मुझे गाड़ी में बिठाया गया। कहने को मेरी रुखसती की गई थी, पर ना कोई बैंड बाजा ना ही बाराती। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। मेरे बराबर में अमीन बैठा था, वही लड़का जिससे चंद घंटों पहले मेरा निकाह हुआ था, या फिर वो जिसे मैं घर का मामूली नौकर समझती थी। अब मैं एक अजीब कश्मकश में मुब्तला थी, क्योंकि घर के इस नौकर से मेरी शादी करवा दी गई थी। ये कोई साजिश थी या किस्मत का फैसला, ये राज बड़ी देर बाद खुला था। अमीन के हाथ सीधे, आंखें सामने और चेहरा बिल्कुल सपाट। ना फख्र, ना शर्मिंदगी, ना सवाल, ना जवाब, जैसे सब कुछ उसके लिए तयशुदा था। रास्ते भर वो कुछ ना बोला, न मेरी तरफ देखा। मैंने खिड़की से बाहर झांका। दरख्त पीछे रहते गए। गाड़ी में भी खामोशी और मेरे ख्यालों में भी। मेरे जहन के झरोकों से माजी की रोशनी और मेरी ज़ात पर पड़ने वाले मजालिम की चमक आंखों में चुभ रही थी। वो वक्त जब अब्बा की आंखें दिन ब दिन धुंधली होती जा रही थी, मगर उनकी एक ख्वाहिश अब भी शफाफ थी, मेरी शादी। मैं उनके करीब बैठती, उनके हाथों को सहलाती, उनकी सांसों की रवानी को महसूस करती, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उनकी खामोशी से डरती। वो जो कभी मोहल्ले में कड़कदार आवाज़ में बात करते थे, अब धीरे से मेरी तरफ देखते और ज़ेरे लब कहते, नायला, तुझे अपने हाथ से रुखसत करूँगा। ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उनकी बात पर हंसने की अदाकारी करती, लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सी चुभन होती। वो अब कमज़ोर हो चुके थे, उनकी हड्डियां तक बोलती थीं। उनकी चारपाई के साथ छोटा सा मिट्टी का दिया रखा था। वो अक्सर बुझने लगता तो मैं डर जाती, जैसे रोशनी उनकी ज़िंदगी की अलामत हो और हर झपक एक सांस कम कर दे। रशीदा बेगम ने एक दिन दोपहर में अब्बा के पास बैठकर कहा, मैं अपनी बेटी की तरह इसका फ़र्ज़ निभाऊंगी। इश्तियाक साहब, फिक्र न करें, आपकी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे। और इज्जत के साथ मैं अंदर से काम गई। रशीदा के लहजे में हमेशा से नरमी थी, लेकिन उस नरमी में कुछ ऐसा होता था जो चुभता, जैसे मखमल में लिपटी सोई। मैंने अंजला को देखा, जो अपने फ़ोन पर मसरूफ़ थी। उसके नाखूनों पर नीला नील पॉलिश था और वो अपनी सेल्फी को जूम करके कुछ ठीक कर रही थी। उसने अचानक मुझे देखा और आंख मारी, जैसे कह रही हो, जल्दी निकल जाए यहाँ से, मेरी बारी है। मैं चुपचाप अब्बा के पैर दबाती रही। 2 दिन के बाद जब रशीदा बेगम ने निकाह की तारीख बताई, तो मैंने अब्बा की आंखों में एक अजीब चमक देखी। वो जो दिनों से खामोश रहते थे, बोल पड़े, अब बस चैन की नींद आ जाएगी। उनकी आवाज़ भारी मगर कमज़ोर थी, लेकिन उसमें वही अब्बा की खुशी थी जो मुझे बचपन में स्कूल छोड़ते वक्त मिलती थी। रात को मैं छत पर गई। आसमान साफ था, हवा में खनकी। मैंने सितारे गिने। हर बार कोई टूटता मैं एक दुआ करती, या अल्लाह, अब्बा का ख्वाब पूरा हो, चाहे मेरी ज़िंदगी जैसी भी हो। उसी छत पर बचपन में अंजला और मैं चांदनी रातों की कहानियाँ सुनते थे, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अंजला मुझसे अलग हो चुकी थी। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन वो मेरा कमरा नहीं था, मेरा वजूद नज़रअंदाज करती थी। अगली सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी, रशीदा बेगम ने पीछे से आकर कहा, कल लड़के वाले आ रहे हैं, कोई गलती ना हो नायला। मैंने सर हिलाया और चाय के बर्तन धोने लगी। उन्होंने कहा, कपड़े इस्त्री कर लेना, तुम्हें भी कुछ वकार दिखाना होगा। मैंने सोचा, वकार दिखाने के लिए इज्जत ज़रूरी है, और वो तो बरसों से मुझसे छीनी जा चुकी है। शाम को मेहमान आए। अंजला तैयार होकर नीचे आई, सुर्ख जोड़ा, मैचिंग चूड़ियाँ, हल्की सी लिपस्टिक। रशीदा ने मुझे हिदायत दी, किचन में रहना, कोई सवाल न करना, लड़का आया है, बस रस्मी मुलाकात है। मैंने दरवाजे के पीछे से देखा। लड़का खुश शक्ल था, संजीदा, और बार बार अंजला की तरफ देख रहा था। मेरे दिल में कुछ हिला, जैसे किसी ने कच्चे कमरे की दीवार पर धक्का दे दिया हो। क्या ये रिश्ता मेरे लिए था या अंजला के लिए? मैं कुछ ना बोली, न किसी से कुछ पूछा, बस खुद को बावर्ची खाने में गुम कर लिया। उसी रात जब रशीदा बेगम और अंजला कमरे में थी, मैंने दरवाजे के पीछे से उनकी सरगोशी सुनी। रशीदा कह रही थी, अगर वो नायला को पसंद करता है तो हमें बात संभालनी होगी। इश्तियाक साहब कुछ दिनों के मेहमान हैं, उनके सामने सब अच्छा दिखाना है। अंजला हंसकर बोली, अम्मी, मुझे तो वो बहुत सोबर लगा।
बिल्कुल मेरे जैसा, जैसा मेरा टेस्ट है। मेरे हाथ में पानी का जग था जो मेरी गिरफ्त से निकलकर फर्श पर गिरा और टूट गया। वो लम्हा मेरी सांस रुक गया। ये सब मेरे लिए नहीं हो रहा था। मैं बस एक वसीला थी, एक जिम्मेदारी जो अब्बा की ख्वाहिश से जुड़ी थी और इस घर के लिए एक बोझ थी जिसे सिर्फ इज्जत बचाने के लिए उठा रहे थे। अब्बा अगली सुबह कुछ बेहतर थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तैयारी मुकम्मल है? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सर हिलाया। उन्होंने आंखें बंद की और एक गहरी सांस दी। उसी रात मैंने नींद की गोलियां नहीं ली। मैं जागती रही, छत पर चढ़ी रही और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर ये सब किसी इम्तहान का आगाज है तो मेरी खामोशी को ताकत बना देना। मुझे नहीं मालूम था कि अगला दिन मेरे अब्बा का सुकून तो लाएगा, मगर मेरे वजूद के लिए एक भंवर बन जाएगा। शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आती गई, अब्बा की तबीयत कुछ बेहतर लगने लगी। वो हर रोज मुझसे पूछते, दावती कार्ड आ गए? और मैं हर बार कहती, बस 2 दिन में छप जाएंगे। असल में किसी ने मुझे कार्ड दिखाए नहीं थे, न किसी ने मेरे मशवरे की ज़रूरत समझी। सुबह नाश्ते की मेज़ पर रशीदा बेगम, अंजिला और 2 मेहमान ख़वातीन बैठी थी। मैंने जैसे ही चाय रखी, रशीदा बोली, नायला, तुम किचन में जाकर खाना तैयार करो, मेहमानों से अंजिला बात करेगी। अंजिला ने हंसते हुए कहा, हाँ नायला, तुम तो वैसे भी दुल्हनों की तरह नहीं लगती, हमें इज्जत बचानी है। सब हंस दी और मैं चुपचाप पीछे हट गई। मेरे हाथ में चाय का कप थोड़ा सा लरस गया, मगर किसी ने नहीं देखा। अगले दिन जब मैंने अपनी सौतेली बहन को फोन पर एक लड़के से बात करते सुना तो मुझे लगा कि मैं कोई तमाशाई हूं अपनी ही जिंदगी की मंजिल में। अंजला कह रही थी, अगर वो मुझे पसंद करता है तो मसला क्या है, अम्मी सब संभाल लेंगी। फिर वो जोर से हंसी। वैसे भी नायला को कहां से पसंद करेगा। एक शाम रशीदा बेगम ने मुझे एक नया काम दिया। उन्होंने कहा, यह मेहमानों की लिस्ट है, इसे तरतीब दो और देखो कितने लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करना है। मैंने लिस्ट खोली तो उसमें किसी भी नाम के आगे दूल्हा या घर वाले जैसा कोई इशारा नहीं था, सिर्फ मेहमानों के नाम थे। और एक कोने में लिखा था, खुसूसी मेहमान, प्रोटोकॉल टीम। मेरी नज़र जम गई। प्रोटोकॉल टीम? ये शादी है या कोई सरकारी तकरीब? इसी दौरान एक शख्स घर आने लगा, अमीन। वो कभी बाहर बर्तन धोता, कभी घर के पौधों को पानी देता। वो इतना खामोश और अलग सा था कि सब उसे सिर्फ नौकर समझते। लेकिन एक दिन मैंने देखा, वो रशीदा बेगम के कमरे से निकला और कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। मेरे दिल में ख्याल आया, ये नौकर है या कुछ और। अंजला इस दौरान रोज एक नया मेकअप करती, तस्वीरें खींचती और बार बार फोन पर बातें करती। मुझे यूं लगता जैसे मैं एक सुस्त पस मंजर की तस्वीर हूं और वो मुकम्मल स्टेज का मरकज। रशीदा बेगम ने एक दिन अंजला से कहा, अब इसकी शादी में तुझ पर सबकी नजर जाएगी, बस होशियार रहना। अंजला ने खुश होकर कहा, अम्मी, मुझे डर है कहीं वो मुझे ही पसंद न कर ले। रशीदा ने हंसकर जवाब दिया, तो क्या होगा, हम देख लेंगे। उस दिन मैंने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और अपना पुराना संदूक खोला। उसमें माँ की कुछ चीज़ें थीं, एक पुरानी चादर, कुछ खतूत और एक पीतल का कड़ा। मैंने वो कड़ा पहना और ख़ुद से कहा, तुम किसी की बाक़ियात नहीं हो नायला, तुम मुकम्मल हो, चाहे कोई ना माने। शाम को जब अब्बा ने मुझे बुलाया तो वो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सब तैयारियां हो गई हैं? मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा, जी सब हो रहा है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मुझे बस तेरा सुकून देखना है, उसके बाद जो हो वो हो। मुझे लगा जैसे वो जुमला आखिरी हो। उनकी आंखों में जो सुकून था वो मेरे दिल में तूफान बन रहा था। निकाह का दिन आ गया था। सुबह से घर में गैर मामूली खामोशी थी, जैसे सब लोग बस एक रस्मी जिम्मेदारी पूरी करने के इंतजार में हों। मैंने वही लाल जोड़ा पहना जो अब्बा ने कई माह पहले बाजार से चुपचाप ला कर दिया था, ये कहकर कि मेरी नायला इसमें शहजादी लगेगी। उस समय उनकी आंखों की चमक अब भी मेरे दिल में महफूज है। मैं अब्बा के कमरे में बैठी थी। उनकी सांसें मध्यम थी, जैसे हर सांस उनके लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसी हो। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो वो आहिस्ता से मुस्कुराए, बस थोड़ा सा और, फिर सुकून हो जाएगा बेटा। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे। बरसों से मेरी आंखें नम हो गईं, जैसे वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे बरसों से। मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी कमजोरी देखे। उसी वक्त रशीदा कमरे में आई। उसके हाथ में फोन था। उसने आहिस्ता से कहा, बारात पहुंच गई है नायला। मेरा दिल धड़कने लगा। रशीदा के चेहरे पर वो मखसूस मुस्कुराहट थी जो ना खुशी की थी ना गम की, बस एक छुपी हुई मंसूबाबंदी जैसी। वो जल्दी से बाहर निकल गई। मैंने अब्बा की सांसों की आवाज़ के साथ साथ
دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور زیر لب دعا کی, یا اللہ سب خیر ہو. تقریباً 20 منٹ گزرے. کسی ڈھول کی آواز نہیں آئی, نہ کسی ہنسی کی, نہ ہی رشیدہ یا حنزلہ نے آ کر کوئی خوشی کا اظہار کیا. مجھے لگا شاید وقت لگ رہا ہے یا شاید سب کچھ سادگی سے ہو رہا ہے. میں نے جب باہر نکلنے کی کوشش کی تو مجھے روک دیا گیا. دلہن کو بھی اندر رہنا چاہیے, ملازمہ نے کہا. پھر کچھ دیر کے بعد رشیدہ بیگم آئی. اس بار ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. نہ وہ مسکرا رہی تھی نہ غصے میں لگ رہی تھی, بس جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہوں. انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا اور میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا. مولوی صاحب تھکے تھکے لگ رہے تھے. ان کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا اور ان کے ساتھ 2 گواہ. ایک نوکر امین تھا, دوسرا کوئی اجنبی. میں نے ارد گرد دیکھا. دلہن کی کوئی تیاری نہ تھی. حنزلہ غائب تھی اور رشیدہ بس چپ چاپ کھڑی تھی. نکاح شروع کیا جائے, مولوی صاحب نے پوچھا. رشیدہ نے سر ہلایا. میں نے گھبرا کر کہا, بارات والے کہاں ہیں؟ دلہا کدھر ہے؟ رشیدہ نے میری طرف دیکھا, پھر نظریں چرا لی. آہستہ سے بولی, بس بات عزت کی تھی اور وہ ہم نے بچا لی ہے. میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی. میرے ہاتھ کب کپانے لگے. میں نے دوبارہ پوچھا, دلہا کون ہے؟ مولوی صاحب نے کتاب کھولی اور کسی امین کا نام پڑھا. میری سانس رک گئی. امین؟ وہ نوکر؟ میں نے رشیدہ کو دیکھا, لیکن ان کا چہرہ سخت تھا. بس نکاح ہونا ہے اور ابھی ہونا ہے. میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. میں کچھ کہتی تو ابا کے خواب کا خون ہو جاتا, چپ رہتی تو اپنی زندگی کا. نکاح ہو گیا, سادگی سے, بغیر کسی خوشی, بغیر کسی دعا کے. امین نے آہستہ سے قبول ہے کہا اور میرے لبوں پر صرف ایک جملہ تھا, میری زندگی کسی اور کی قیمت پر کیوں لکھی گئی ہے. رخصتی کا وقت آیا تو سب کچھ اور بھی عجیب لگنے لگا. نہ بینڈ, نہ بارات, نہ الوداعی آنکھیں. رشیدہ بیگم نے بس ایک پرانا بیگ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا, جا, اب یہ تیرا گھر نہیں ہے. میں نے ابا کے کمرے کی طرف دیکھا مگر وہ بے ہوش تھے. میں رک گئی. میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں. رشیدہ نے کہا, اب ان سے ملاقات ممکن نہیں, ان کی دوا کا وقت ہے. میرے آنسو نکلنے کو تھے لیکن میں نے اندر ہی اندر خود کو روک لیا. شاید ابا کو یہ سب پتہ نہ چلے, شاید ان کے دل کو یہ جھوٹ آرام دے دے, مگر میرے دل میں جو چھید ہوا تھا وہ کسی دوا سے نہ بھرنے والا تھا. اب میں رخصت ہو کر اسی شخص کے ساتھ اپنے اصل گھر جا رہی تھی. نہ جانے کب اور کیسے سفر ختم ہوا اور آخر کار گاڑی ایک تنگ گلی میں مڑ گئی جہاں کچے گھر تھے, نہ ہموار دیواریں, جھکی چھتیں. گاڑی ایک چھوٹے سے دروازے کے آگے رکی. میں نے دروازے کو دیکھا. زنگ آلود کنڈی, پرانے رنگ کا چھلکا ہوا پینٹ اور ایک لٹکتا ہوا بلب جو ہوا سے ہل رہا تھا. دروازہ کھلا. امین نے آگے بڑھ کر خاموشی سے دروازہ کھولا اور میرے لیے راہ چھوڑ دی. میں گاڑی سے اتری, قدم دھیرے دھیرے رکھے جیسے زمین مجھ پر بھاری ہو گئی ہو. اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈک کا احساس ہوا, لیکن یہ ٹھنڈک ہوا کی نہیں تھی, ماحول کی تھی. کمرے میں صرف ایک چارپائی تھی, ایک کونے میں پانی کا مٹکا اور دیوار پر کیل میں ٹنگی ایک پرانی چادر. سب کچھ ویران, سب کچھ خاموش. وہ لڑکا امین ایک طرف کھڑا تھا. میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا, جیسے کہنا چاہتی ہوں یہ سب کیا ہے, لیکن وہ چپ رہا. میں نے آہستہ سے پوچھا, یہی ہمارا گھر ہے؟ وہ بولا, فی الحال ہاں. اس کا لہجہ بے رنگ تھا, لیکن لہجے کے نیچے کچھ اور چھپا ہوا لگا. میں نے کہا, کیا آپ کچھ اور نہیں بتائیں گے؟ اس نے صرف سر جھکا دیا, جیسے میرے ہر سوال کا جواب اس کے پاس ہو لیکن وہ دینے کو تیار نہ ہو. میں چارپائی کے کنارے بیٹھی. وہ دروازے کی طرف چلا گیا اور باہر بیٹھ گیا, وہی خاموش جیسے پہرا دے رہا ہو. کمرے میں اکیلی رہ گئی. میں نے ارد گرد دیکھا. ایک دیوار پر 2 ٹاکیاں لٹکی ہوئی تھیں جن میں شاید کسی نے کپڑے لٹکانے کی جگہ بنائی تھی. مٹی کا فرش, دیواروں پر نمی کے نشان اور چھت پر لکڑی کے بیم. سب کچھ ایک لمحے میں میرے لیے اجنبی, بے رنگ اور بے بس تھا. تھوڑی دیر کے بعد امین واپس آیا. ہاتھ میں ایک لوہے کی تھالی تھی جس میں 2 پراٹھے اور ایک کٹوری میں دال رکھی تھی. اس نے وہ تھالی میرے سامنے رکھی اور آہستہ سے کہا, کھا لو, تمہیں بھوک لگی ہوگی. میں نے کہا, آپ نے کھایا؟ اس نے کہا, نہیں, میں بعد میں کھا لوں گا. میں نے نوالا اٹھایا لیکن حلق سے اترنے سے پہلے آنکھیں بھر آئیں. وہ کچھ دیر دیکھتا رہا, پھر آہستہ سے پلٹ کر دوبارہ باہر چلا گیا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا. وہی انسان جو میرے نکاح کا گواہ تھا اب میرے سامنے میرے شوہر کے روپ میں موجود تھا, لیکن نہ اس نے مجھے دلہن کی طرح دیکھا نہ کسی بات کا جواب دیا.
रात गहरी हो चुकी थी। मैं चारपाई पर लेटी और वो दरवाजे के बाहर एक पत्थर पर बैठा रहा। कभी कभार उसकी खांसी की आवाज़ सुनाई देती। मैंने कई बार उठकर दरवाजे की तरफ देखा, पर कभी उसे बुलाने की हिम्मत ही ना हुई। सुबह होने से कुछ पहले मैंने दरवाजे की तरफ देखा। अमीन वहीं था, टेक लगाकर सो गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ सोने से हल्का हुआ हो। लेकिन मेरे लिए बोझ अभी बढ़ रहा था। मेरे दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मैं किसके साथ हूँ, ये कौन है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया। रात मेरी आंखों में कटी। फर्श पर एक पुरानी दरी पर लेटी रही और वो चारपाई के किनारे बैठा रहा। कमरे में एक बल्ब हल्की रोशनी दे रहा था, जो छत के पीलेपन को और नुमाया कर रहा था। मैंने कई बार उससे पूछा, आप कौन हैं, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ा, मगर हर बार वो चुप रहा। सिर्फ एक बार उसने धीरे से कहा, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। न लहजा सख्त था न नर्म, एक थकी हुई आवाज़, जैसे वो खुद भी कुछ खो चुका हो। उसकी खामोशी में शायद मेरे तमाम सवालों के जवाब दफन थे, पर मैं उसे खोदने की हिम्मत नहीं रखती थी। मैंने करवट ली। फर्श की ठंडक मेरी हड्डियों में उतर गई। आंखें बंद की तो अब्बा का चेहरा दिखाई दिया। उनकी वो आंखें जिनमें एक दिन मेरे लिए सुकून की उम्मीद थी, अब सिर्फ एक बंद दरवाज़ा बन चुकी थी। वो वक्त याद आया जब वो कहा करते थे, बेटा तेरे लिए सबसे अच्छा चाहूँगा। मेरे लब कँपाए, दिल में अजीब सा खला महसूस हुआ। अमीन अब भी खामोश बैठा था, जैसे कोई सज़ा काट रहा हो। शायद वो जानता था कि मेरी तकलीफ में उसका भी कुछ हिस्सा है। मैंने एक बार फिर आंखें खोली और छत को घूरा। एक दरस से चांदनी अंदर झांक रही थी। मुझे यूं लगा जैसे चांद खुद भी सवाल कर रहा हो, क्या तू राजी है। नींद का कोई वादा नहीं था, लेकिन थकन हार गई। मेरी आंखें बंद हो गईं और ख्वाब आ गए। पहला ख्वाब अब्बा के बिस्तर का था। उनकी आंखें बंद थी, मगर वो मुझे बुलाते रहे, नायला कहाँ गई तू। मैं उनकी तरफ भागती रही, लेकिन रास्ता हर बार बदल जाता। दूसरा ख्वाब रशीदा बेगम का था। वो मेरे निकाह नामे को फाड़ रही थी और अंजला जोर जोर से हंस रही थी। मैं चीखी, ये मेरे नाम का है। रशीदा ने कहा, तेरे नाम का कुछ नहीं होता नायला, तू तो महज एक साया थी। एक झपकी में अमीन सामने खड़ा था। उसके हाथ में मेरी माँ की तस्वीर थी, जो कभी अब्बा के बटुए में होती थी। मैंने उससे छीनने की कोशिश की, मगर वो पीछे हट गया। ये तस्वीर तुम्हारे पास क्यों है, उसने कहा, क्योंकि सच्चाई मेरे पास है। मैं हड़बड़ा कर जाग उठी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और अमीन अब चारपाई पर लेट चुका था। वो अब भी सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। वो कभी करवट लेता, कभी माथे पर हाथ रखता। शायद वो भी ख्वाबों में भटक रहा था। मैं धीरे से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर सैन में चांदनी फैली हुई थी। एक तरफ पुरानी टंकी के नीचे मटका रखा था। मैंने पानी पिया। पानी हलक से नीचे उतरा तो मेरे अंदर कुछ ठंडा हुआ, जैसे लम्हे भर को सब कुछ नॉर्मल लगने लगा हो। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अमीन बाहर आया। वो मेरे करीब आकर रुका। ठीक हो तुम? मैंने जवाब देने के बजाय सिर्फ सर हिलाया। वो कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे। मैंने उससे कहा, आपने निकाह क्यों कबूल किया? जब बारात वापस चली गई तो सब कुछ रोक सकते थे ना। अमीन ने मेरी तरफ नहीं देखा, बस आसमान की तरफ देखता रहा। उस वक्त सब कुछ रोकना मुमकिन नहीं था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त पर समझाना मुमकिन नहीं होता। मैंने कहा, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया गया? उसने गहरी सांस ली और कहा, कल बात करेंगे, वादा है। मैं फिर कमरे में आ गई और एक कोने में बैठ गई। अमीन वापस अपनी चारपाई पर लेट गया। उसकी मौजूदगी मेरे लिए पुरस्कार थी, लेकिन अब थोड़ी सी मानूस भी लगने लगी थी, जैसे एक अजनबी से ज़्यादा कोई राजदार हो। रात के आखिरी पहर। नींद थोड़ी थोड़ी आती गई, मगर ख्वाब अब भी टूटे हुए थे। कहीं अब्बा का कमरा था, कहीं माँ की खुशबू, कहीं मेरी बचपन की वो गुड़िया जो मैंने अंजला को दे दी थी और उसने उसके हाथ तोड़ दिए थे। सुबह की पहली रोशनी कमरे की दरारों से झांक रही थी, पर आंख खुली किसी अजान या परिंदे की आवाज़ से नहीं, बल्कि बैंड बाजे की धीमी लेकिन वाज़ेह धुन से। वो आवाज़ इस वीरान गली में एक अनजान शोर की तरह फैली हुई थी। मैं घबरा कर उठी, कंबल एक तरफ फेंका और नंगे पांव दरवाजे तक पहुंची। खिड़की से बाहर झांका तो एक लम्हे को लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। गली में अचानक गाड़ियां खड़ी थी, बड़ी चमकती हुई, जिनके शीशे स्याह थे। कुछ लोग वर्दियों में थे, कुछ सादा लिबास में, मगर सबके चेहरों पर संजीदगी थी। वो लोग एक मोटा सा फोल्डर लेकर अंदर आ रहे थे। एक प्रोटोकॉल अफसर ने सीटी मारकर इशारा किया और 2 गार्ड्स एक तरफ को हो गए। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और बाहर देखा। तभी एक सफ़ेद रंग की गाड़ी से वही शख्स उतरा जिसे कल रात तक मैंने नौकर समझा था। अब वो साफ सुथरे कपड़ों में था, सफ़ेद शलवार कमीज,
नीला वेस्ट कोट और स्याह जूते। उसकी चाल में वही खामोशी थी, मगर हर कदम में एक नई शिद्दत थी। किसी ने उसे देखकर सर झुकाया। अस्सलाम वालेकुम साहब। उसने सर हिलाया और आगे बढ़ गया। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर रुक गईं। वही आंखें, वही होंठ, वही अंदाज, लेकिन अब हर चीज़ का मतलब बदल चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दरवाज़ा फौरन बंद किया। दीवार से लगकर बैठ गई। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये सब क्या था? कल तक नौकर और आज साहब। मैंने आंखें बंद की, जैसे कुछ पल के लिए वक्त को रोक दूं, लेकिन बाहर का शोर बढ़ता जा रहा था। कमरे के अंदर अब भी वही वीरानी थी, वही पुरानी चादर, वही लकड़ी का बीम और मैं, जिसका निकाह एक अजनबी से हुआ था जो अब अजनबी नहीं रहा। मेरे दिल में कई सवाल इकट्ठे हो गए, लेकिन जबान पर एक भी नहीं आ रहा था। दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कमरा साफ कर लो, साहब के मेहमान आएंगे। किसी खातून की आवाज़ थी, शायद मोहल्ले की कोई काम वाली जो अब इस घर को कुछ और समझने लगी थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा संवारा और बाहर निकलने का फैसला किया। दरवाज़ा खोला तो सहन में एक बड़ी मेज़ रखी जा चुकी थी। उस पर चाय, बिस्किट और फाइलें थी। 3 अफराद कुर्सियों पर बैठे थे और वो अमीन एक बड़े से पंखे के नीचे बैठा उन सब से बात कर रहा था। यह रिपोर्ट कल तक चीफ ऑफिस पहुंचनी चाहिए, उसने एक फाइल पर दस्तखत करते हुए कहा। एक अफसर ने फौरन कहा, जी सर, हो जाएगा। मैंने एक लम्हे को सोचा कि शायद ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन नहीं, ये सब कुछ हकीकत था। मुझे देखते ही एक अफसर ने नज़रें झुका ली, जैसे जानता हो कि मैं कौन हूँ। अमीन ने मुझे एक नज़र देखा और फौरन नज़र हटा ली। उसकी वो नज़र ना अजनबी थी ना आशना, बस जैसे कोई जानता हो कि सवाल उठेंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं। मैं खामोशी से अंदर वापस आ गई। कमरे के कोने में बैठकर सांस संभालने लगी। ये सब क्या है? मैंने खुद से कहा। दरवाजे के पीछे से अफसरान की बातें सुनाई दे रही थी। कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था, कोई मीडिया टीम की आमद की। कुछ देर में वो लोग चले गए। शोर कम हुआ और अमीन वापस आया। हाथ में एक पुरानी फाइल थी जो उसने मेज पर रख दी। मैंने खामोशी तोड़ी। आप कौन हैं? वो ठिठक कर रुका, जैसे सवाल सुनने के लिए तैयार था, लेकिन जवाब देने के लिए नहीं। अभी वक्त नहीं, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने तेज आवाज में कहा, निकाह से पहले वक्त था, उस दिन तुम बोल सकते थे। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर कहा, मैं जल्द सब बताऊंगा, बस थोड़ा सब्र करो। मेरी आवाज़ कांपने लगी। सब्र? मैं हर दिन हर रात सब्र करती आई हूँ। तुम्हारे खामोश होने से सब कुछ आसान नहीं होता। अमीन ने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे ये कमरा अब उसका कैद खाना बन चुका हो। फिर वो खामोशी से बाहर चला गया और दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। मैं बैठ गई और दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। मेरे सामने अब सिर्फ एक सवाल था, अगर वो नौकर नहीं था तो क्या था? और अगर वो सब कुछ जानता था तो फिर मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? मेरे लिए अमीन अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वो एक मोहम्मद था, एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कल मिलने वाला था। जब वो वापस कमरे में आया तो मैं अपने आंसू पहुंच चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे कमज़ोर देखे। मैंने चेहरा साफ किया, दुपट्टा दुरुस्त किया और एक कोने में बैठ गई। उसके कदमों की चाप दरवाजे के करीब आई और फिर वो रुका, जैसे लम्हा भर को रुक कर कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से अंदर दाखिल हुआ। हाथ में चाय का कप था जिससे भाप उठ रही थी। उसने वो कप मेरे सामने रखा और नरमी से कहा, तुम्हें खाने की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ में कोई माजरत न थी, न कोई वजाहत, बस एक आम सा जुमला, जैसे हम रोज़ के मानूस लोग हों। मैंने कहा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मेरी बात को नज़रअंदाज किया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने दोबारा पूछा, ये सब क्या है? तुम हो कौन? वो कुछ लम्हे खामोश रहा। मैंने उसके कंधे की हरकत से महसूस किया कि वो अंदर से कुछ कहने के लिए तैयार हो रहा है। फिर वो मुड़ा और बोला, जल्द बताऊंगा, अभी नहीं। ये अभी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा खोलकर फिर से बंद कर दिया, बगैर कुछ बताए। मैंने आंखें मूंद ली और दीवार से टेक लगा ली। कमरे में थोड़ी देर मुकम्मल खामोशी रही। फिर बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी, साहब, रिपोर्ट्स गाड़ी में रख दी गई हैं। मैंने दरवाजे की तरफ से झांका। गार्ड्स अब भी खड़े थे। कारें जा चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अभी आसपास मंडला रहे थे। एक खातून किसी फाइल में दस्तखत ले रही थी। सब कुछ बेतरतीब लग रहा था, जैसे मेरी जिंदगी किसी और ने लिखनी शुरू कर दी हो। अमीन ने कुछ देर बाद दोबारा चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। फिर आहिस्ता से पूछा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रूरत तो इस वक्त सिर्फ सच की है।
उसने गर्दन झुका ली और कुछ लम्हे के बाद कमरे से बाहर निकल गया। मैं नहीं जानती थी कि वो क्यों खामोश है, क्यों मुझे इस सच से दूर रखना चाहता है जिसका मैं मरकज हूँ। मैंने अपना दुपट्टा लपेटा और कमरे से बाहर निकली। सहन में वही मेज़ रखी थी जहाँ सुबह फाइलें रखी थी। अब वहाँ सिर्फ एक खाली जग और 2 गिलास थे। मैंने मेज़ के नीचे झांका तो एक पुरानी फाइल गिरी हुई थी। फाइल के कोने पर नाम लिखा था, रशीदा बेगम, केस नंबर B302, असासाजात, समाज ज़ेर इल्तवा। मेरे हाथ लरजने लगे। मैंने फाइल खोलकर एक सफ़ा पढ़ा। उसमें किसी गैर कानूनी प्रॉपर्टी मुंतकली का जिक्र था। दरवाजे के पीछे किसी की चाप आई तो मैं फौरन फाइल वापस रखकर अंदर आ गई। दिल धड़क रहा था। मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था, मगर पूरा मंजर अब भी धुंधला था। अमीन के किरदार में अब उलझाव से ज्यादा साजिश की बू आने लगी थी। शाम को जब खाने के लिए सालन गर्म किया गया तो काम वाली औरत ने आकर कहा, बीबी जी, साहब ने कहा है आप खाने में उनके साथ बैठे। मैंने चौंक कर देखा। मैं? उसने कहा, जी, उनका हुक्म है। मैंने प्लेट संभाली, दुपट्टा दुरुस्त किया और होले होले सहन की मेज तक गई। अमीन पहले से बैठा था, सादा लिबास में, मगर चेहरा वैसा ही खामोश। मैंने सलाम किया। वो सर झुकाकर बोला, बैठो। खाने के दौरान वो खामोश रहा, बस सालन मेरी प्लेट में डालता रहा। मैं हरने वाले के साथ सोचती, क्या ये वही शख्स है जो कल तक नौकर था, या ये नया रूप ही असल है। खाने के बाद मैंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लिखा है जो तुम जबान से नहीं बोल रहे। उसने मेरी तरफ देखा, एक पल के लिए कुछ कहने को लब हिले, फिर कहा, कल तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, तब शायद बात समझ आ जाए। मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस सर हिलाया और कमरे में वापस आ गई। अंदर आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और पुरानी चादर ओढ़कर लेट गई। सुबह की रोशनी की बजाय उस रात का अंधेरा मेरे अंदर उतर रहा था और मैं सोच रही थी कि अगर सच का सामना कल है तो आज की रात पर्दों के पीछे क्या छुपा हुआ है। 2 दिन गुजर चुके थे। सुबह दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता, शाम ढले वापस आता। दिन भर सहन में सन्नाटा बिखरा रहता और कमरे में बस मेरी सांसों की आवाज़। कभी कभार मोहल्ले के बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में किसी लफ्ज़ की गूंज नहीं थी। वो आकर खाना रखता, खामोशी से बैठता, वो निवाला लेता और फिर अपनी दुनिया में लौट जाता। मैंने पहले दिन नज़रअंदाज किया, दूसरे दिन खुद को दिलासा दिया, लेकिन तीसरे दिन चुप मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगी। जब वो खाने के बाद बर्तन समेटने लगा, मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा हक नहीं है कि जानूं कि तुम कौन हो। वो रुका, जैसे सवाल ने उसके कदम पकड़ लिए हों। कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं चाहता था। उसकी आवाज़ धीमी थी, मध्यम लेकिन वाज़ेह, लेकिन मैं उस वक्त और कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं था। इतना कहकर वो उठा, बर्तन उठाए और सहन की तरफ चला गया। मैं उसकी पुश्त को देखती रही, जैसे कोई राख का ढेर जो अब भी गर्म हो मगर जलने की ख्वाहिश खो बैठा हो। मेरे दिल में उस समय ये ख्याल आया कि शायद वो कसूरवार है या शायद नहीं भी। क्या वो वाकई मेरी ज़िंदगी के इस तमाशे का हिस्सा था या तमाशा देखने वाला। अगली सुबह वो हस्ब मामूल वक्त पर उठा, नाश्ता तैयार किया और चाय मेरे सामने रख दी। मैं खामोश रही, निगाहें चाय के कप पर टिकी थी। तभी उसने मेरी हथेली पर एक पुरानी सी चमकदार चाबी रख दी। ऊपर वाले कमरे में जो संदूक है, खोल लेना। उसकी आवाज़ में कोई तासुर न था, जैसे वो एक सादा सा काम कह रहा हो, जैसे किसी दरवाजे को खोलना कोई बड़ा वाक़या ना हो। मैंने चाबी को गौर से देखा। वो आम चाबी जैसी नहीं थी। उसके किनारे पर एक छोटा सा निशान था, शायद किसी पुराने लॉकर या लकड़ी के बक्से का। उसके जाने के बाद मैंने सारा दिन वही चाबी मुट्ठी में दबाई रखी। कभी फर्श पर बैठ जाती, कभी दरवाजे के करीब। दिल में हलचल थी, सवालों की एक नई फसल उगती जा रही थी। दोपहर को 1 घंटे के लिए बिजली गई। मैंने मौका जाना और ऊपर वाले जीने की तरफ बढ़ गई। ये जीना कभी इस्तेमाल में नहीं आता था। दीवार पर जाले, सीढ़ियों पर मिट्टी की तह और दीवार पर लगे कीलों में टूटे फ्रेम। ऊपर का दरवाज़ा बंद था। मैंने हौले से चाबी घुमाई, दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला। कमरे में रोशनी का एक ही जरिया था, एक छोटी सी खिड़की जिससे हल्की धूप अंदर आ रही थी। सामने एक पुराना संदूक रखा था जिस पर कपड़े का टुकड़ा डला हुआ था। मैंने कपड़ा हटाया, चाबी लगाई और धड़कते दिल के साथ ताला खोला। संदूक के अंदर सबसे ऊपर कुछ पुराने कपड़े थे। नीचे एक फाइल थी जिस पर लिखा था, ज़ाती नौयत के कागजात, नायला बिन्त इश्तियाक। मेरे हाथ कपकपा गए।
नीचे एक मोबाइल फ़ोन था, पुराना, जिस पर गर्द जमी हुई थी, और सबसे नीचे चंद तस्वीरें थीं। मैंने तस्वीरें उठाईं, एक एक करके देखने लगी। पहली तस्वीर में रशीदा और अंजला किसी शख्स के साथ खड़ी थी। अंजला ने एक मशरकी लिबास पहना हुआ था, चेहरे पर दुल्हनों जैसा नूर। दूसरी तस्वीर में वही आदमी अंजला के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। मैंने उसे गौर से देखा और पहचान गई, ये वही था जिससे मेरा निकाह तय हुआ था। मेरे हाथ से तस्वीर गिर गई। मैंने फौरन मोबाइल उठाया, ऑन किया और फाइल चेक करने लगी। एक वीडियो थी। जैसे ही प्ले की, कमरे में खामोशी गूंजने लगी। रशीदा की आवाज़ साफ सुनाई दी, नायला को निकाल दें, लड़का अंजला को पसंद करता है, हम उसे एडजस्ट कर लेंगे, निकाह किसी और से करवाएंगे, इज्जत बच जाएगी। फिर अंजला की हंसी सुनाई दी, अम्मी वो तो मुझे देखकर वैसे ही दिल हार गया था। एक नामालूम आवाज़ बोली, इश्तियाक साहब को कुछ मत बताना, उनकी हालत वैसे ही नाजुक है, बस रुखसती जल्दी करो, जो भी हो मामला साफ हो जाएगा। वीडियो बंद हो चुकी थी, लेकिन मेरी सांसें अब तक ठहरी हुई थी। ये सब एक प्लान था। मेरी जिंदगी, मेरे जज्बात, मेरी इज्जत सब एक सौदे में डाल दी गई थी। वो निकाह जिसे मैंने अब्बा की आखिरी ख्वाहिश समझकर कबूल किया, वो किसी तमाशे की आखिरी हरकत थी। मैंने तस्वीरें दोबारा समेटी, मोबाइल अपनी चादर में लपेटा और संदूक बंद करके नीचे वापस आ गई। अमीन वापस आ चुका था और सहन में बैठा था। मैं उसके सामने खड़ी हुई और सवालिया निगाह से देखा, तुम्हें सब मालूम था? उसने नजर नहीं चुराई, बस धीरे से बोला, हाँ। तो तुमने खामोशी क्यों इख्तियार की? क्योंकि अगर मैं कुछ कहता तो तुम्हें उस वक्त यकीन ना आता। तो अब क्या होगा? अमीन ने सामने की मेज से वही फाइल उठाई जो सुबह मैंने पढ़ी थी और मेरी तरफ बढ़ा दी। ये केस सब मेरा है, इन सब पर इन्वेस्टिगेशन होगी। रशीदा, अंजला और आफाक सब शामिल हैं। तुम्हें अदालत में गवाही देना होगी। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार वो नौकर नहीं था, न कोई अजनबी। वो एक खामोश गवाह था जो अब सच्चाई के साथ खड़ा था। मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक उतर गई। अब फैसले का वक्त नहीं था, मेरा था, और अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। उस रात मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया था। चेहरा साफ, दुपट्टा सीधा और दिल में एक आखिरी फैसला। वो जब सहन में दाखिल हुआ, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कुंडी चढ़ाई। उसके चेहरे पर सवाल था, लेकिन मैंने कोई वजाहत न दी। सीधी निगाह उस पर डाली और कहा, अब सच सुनना है, सब कुछ, अभी। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे पुराने मौसमों का बोझ दिल पर उठाए हुए हो। फिर धीरे से सोफे पर बैठ गया, कंधे झुके हुए और आंखें नीचे। तुमसे निकाह मैंने अपनी मर्जी से किया है नायला, न मजबूरी थी न एहसान। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तो तुम भी उनके साथ शामिल थे? उसने फौरन नफी में सर हिलाया, नहीं, मैंने तुम्हें पहली बार उस दिन देखा था जब तुम गली के उस मोड़ पर बच्चों को पढ़ा रही थी। 3 बच्चे, एक फटा पुराना बोर्ड और तुम्हारी आवाज में वो धीमापन। वो रुका, फिर बोला, उस दिन मुझे लगा कोई है जो इस सब गंदगी से अलग है। मैं कुछ लम्हे चुप रही। मेरा दिल एक साथ कई सिमतों में धड़क रहा था। फिर मैंने उसके हाथ में दबी हुई फाइल की तरफ देखा। सर उठाए बगैर मैंने कहा, तो तुम असल में कौन हो? उसने फाइल को मेज पर रखा और आहिस्ता से बोला, अमीन, डिप्टी कमिश्नर, और तुम्हारा खामोश मुहाफिज। कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। बाहर से हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे दरख्त भी सच्चाई पर रुक गए हों। मुहाफिज? मैंने आहिस्ता से दोहराया, क्या तुम जानते थे कि मेरा सब कुछ दांव पर लगने वाला है? उसने सर हिलाया। मुझे शक था। रशीदा बेगम के खिलाफ प्रॉपर्टी और फ्रॉड की शिकायतें थी। जब तुम्हारे वालिद का नाम सामने आया और जब अंजला का रिश्ता अचानक ऊंची जगह तय हुआ, तो मैंने खुद नौकर बनने का फैसला किया। और फिर तुमने मेरी खामोशी देखी, मेरा इनकार, मेरी कुर्बानी, और खामोश रहे। अमीन ने एक लंबी सांस ली। मैं हर दिन अंदर से टूटता था नायला, मगर मैं जानता था कि सच वक्त पर सामने आना चाहिए। अगर तुम शुरू में सब जान लेती तो शायद मेरी नीयत पर भी शक करती। मैं कमरे के एक कोने में गई, संदूक से वो पुरानी तस्वीर निकाली जो मैंने ऊपर वाले कमरे से ली थी। वही तस्वीर जिसमें अंजला, रशीदा और आफाक एक साथ खड़े थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे अब्बा की सांसों के साथ सौदा किया। हमीद ने तस्वीर ली, बगौर देखी, ये सब अदालत में पेश किया जाएगा। तुम्हें मेरी गवाही चाहिए? मैंने सर हिलाया। नहीं, मुझे अब अपनी ज़बान से बोलना है।
اتنا وقت خاموشی میں گزر چکا ہے، اب انصاف بھی میری آواز سے ہونا چاہیے۔ امین نے اپنی فائل کھولی، ایک دستاویز نکالی اور میرے سامنے رکھی۔ یہ پاور آف اٹارنی ہے جو تمہارے والد نے اپنی بیماری سے پہلے کسی کے دباؤ میں آ کر رشیدہ کے نام کر دی تھی۔ ہم نے اس دستخط کی تصدیق کی ہے، یہ جعلی ہے۔ میں نے کاغذ پکڑا اور پہلی بار کاغذوں پر لکھا اپنا نام صاف دیکھا، نائلہ بنت اشتیاق۔ یہ سب میں واپس دوں گی، نہ کسی سے چھین کر، نہ ترس، نہ مانگ کر۔ امین کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سا فخر چمکا، جیسے اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ وہ جس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا وہ اب خود اپنی جنگ لڑنے کے قابل ہو گئی ہے۔ میں کمرے کے دروازے تک گئی، کنڈی کھولی، باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ امین، اگر تم نے اس دن میری جگہ کسی اور کو دیکھا ہوتا تو پھر بھی یہ سب کچھ کرتے؟ وہ مسکرایا، دھیمی سی صادق سی مسکراہٹ۔ شاید میں نوکر بن جاتا، لیکن نکاح صرف تم سے کرتا۔ میں تھوڑا ٹھٹکی، پھر خاموش رہی۔ اب وقت تھا کہ میں وہ کام کروں جسے سب سے پہلے میرے ابا چاہتے تھے، عزت کے ساتھ سر اٹھانا۔ اور مجھے یقین تھا آج سے عزت میرے نام کی ہوگی، کسی رشتے کے سہارے کی نہیں۔ اگلی صبح جیسے ہی عدالت کے احاطے میں قدم رکھا، میرے دل کی دھڑکن معمول سے سست تھی۔ میں پچھلے کئی دنوں میں جو سہ چکی تھی اس کے بعد اب ڈرنے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا۔ عدالت کے برآمدے میں رشیدہ بیگم اور انزلہ پہلے سے موجود تھی، وکیلوں کے ساتھ۔ انزلہ کا چہرہ پیلا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ رشیدہ کے ہاتھوں میں فائلز تھیں، لیکن ان کی گرفت میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو ہمیشہ ان کی چال میں نظر آتی تھی۔ امین میرے ساتھ ساتھ تھا، مگر کچھ قدم پیچھے رہا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے آگے چلنے دے رہا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو یہ لڑائی اب تمہاری ہے اور تم جیتنے کے لیے کافی ہو۔ عدالت کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک بار میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا، آج سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکا سا سر ہلایا۔ سماعت شروع ہوئی۔ جج نے مختصر طریقے سے تنبیہ کی، عدالت میں صرف سچ بولا جائے۔ پھر امین نے کرسی پر بیٹھ کر ایک ایک کر کے ثبوت پیش کرنا شروع کیے۔ اس کی آواز پرسکون تھی، لیکن ہر لفظ میں ایک وزن تھا۔ یہ زمین کی رجسٹری کی اصل کاپی ہے جو نائلہ بنت اشتیاق کے نام تھی۔ یہ پاور آف اٹارنی رشیدہ بیگم کے نام جعلی طریقے سے کی گئی۔ دستخط کی فورنزک رپورٹس یہ رہی۔ یہ موبائل کی ریکارڈنگ ہے جس میں رشیدہ بیگم اور انزلہ کی گفتگو ریکارڈ ہے۔ سیدھی سازش کا ثبوت۔ عدالت میں موجود ہر فرد خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ رشیدہ بیگم بار بار پانی کا گھونٹ لیتی رہی اور انزلہ کا چہرہ سرخ ہو کر سفید ہو چکا تھا۔ ان کے وکیل نے چند بار اعتراض کرنے کی کوشش کی، لیکن ثبوت اتنے ٹھوس تھے کہ جج نے ہر بار ان کی بات کاٹ دی۔ جب میری گواہی کی باری آئی تو میں آہستہ سے کرسی پر آ کر بیٹھی۔ نام نائلہ بنت اشتیاق، میں نے صاف آواز میں کہا۔ آپ ان الزامات کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ سب کچھ۔ عزت کے نام پر مجھے خاموش کر دیا گیا تھا۔ مجھے وہ رشتہ نہیں ملا جو میرے ماں باپ نے میرے لیے سوچا تھا، بلکہ مجھے نکاح کے نام پر ایک اجنبی کے حوالے کر دیا گیا۔ میری مرضی، میری خواہش، میرے جذبات، سب کچھ قربان کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ ان کی مرضی پوری ہو سکے۔ میں نے رشیدہ کی طرف دیکھا جو اب آنکھیں چرا رہی تھی۔ یہ ویڈیو، یہ فائلز اور یہ زمین میرے والد کی نشانی تھی۔ اسے چھیننے کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ اب کسی پردے میں نہیں، اور آج میں اپنی خاموشی کو توڑ رہی ہوں۔ عدالت میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ جج نے فائلز کو ایک بار پھر دیکھا، ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ سب کچھ ایک لڑکی کی خاموشی کی قیمت پر نہیں بیچا جا سکتا۔ جو جائیداد دھوکے سے لی گئی وہ نائلہ کے نام پر واپس کی جائے گی۔ رشیدہ بیگم اور انزلہ پر فراڈ اور جعلسازی کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات مکمل کی جائیں گی۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں وہ گھبراہٹ تھی جو میں نے ان کے چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انزلہ کا سر جھکا ہوا تھا، وہ بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ رشتہ جس پر انہوں نے برسوں تک غرور کیا آج ان کے سامنے بکھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ عدالت سے باہر آتے ہوئے میں نے خود کو عجیب ہلکا محسوس کیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ امین میرے قریب آیا اور پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اب تم بول سکتی ہو نائلہ، تمہارا نام، تمہاری کہانی تمہاری مرضی سے جانی جائے گی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ابا کو کچھ کہہ رہی ہوں۔ آپ کا خواب مکمل ہوا، مگر آپ کی بیٹی اب اپنی آواز سے اپنی تقدیر لکھے گی۔ 1 سال گزر چکا تھا، ہر لمحہ جیسے ایک پہاڑی راستہ ہو، کہیں چڑھائی
कहीं उतराई, कहीं फिसलन। अदालत के फैसले के बाद सब कुछ बदलने लगा। वो घर जो कभी मेरा न था, अब कानूनी तौर पर मेरे नाम पर था। वो ज़मीन जो रशीदा ने हड़पने की कोशिश की थी, अब मेरे इख्तियार में आ चुकी थी। और सबसे अहम, वो खामोशी जिसमें मेरी शनाख्त दफन थी, अब बोलने लगी थी। उस दिन जब अमीन ने कहा था, अब तुम बोल सकती हो, शायद वही दिन था जिससे सब कुछ बदल गया। अब मैं महज एक फैसले का हिस्सा नहीं रही थी, मैं खुद एक फैसला बन चुकी थी। मैंने वो तालीमी इदारा दोबारा शुरू किया जो कभी मेरे अब्बा ने खोला था। वही मोहल्ले के बच्चे, वही दीवार पर चौक की आवाज़ और वही बोर्ड। बस अब मैं उस्ताद नहीं, इदारे की मालिक थी। अमीन का तबादला शहर से बाहर हो चुका था, मगर वो राब्ते में रहा। कभी कभार खुतूत, कभी मुख्तसर मुलाकातें। हम दोनों ने 1 साल के फासले को इज्जत के साथ गुजारा। कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई बेचैन कदम नहीं उठाया। हम जानते थे जो ताल्लुक वक्त की कोख से जन्म ले वही देर पा होता है। और फिर वो दिन आया, वही कमरा, वही मौलवी साहब, वही सफ़ेद चादर। लेकिन इस बार सब कुछ मेरे इंतखाब से था। हर हुर्फ, हर रस्म, हर लम्हा। कमरे में मेहमान कम थे, ज़्यादातर लोग जो मेरे सफ़र के गवाह थे, मेरी नई बहनों जैसी शागिर्दें, मोहल्ले की वही खालाएं जो पहले मुझे दुल्हन बनते नहीं देख सकती थी, और मेरे साथ खड़े कुछ दोस्त। अमीन मेरे सामने बैठा था, सफ़ेद लिबास में, वेस्टकोट के बगैर, सादा और पुरवकार। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो शायद किसी मंजिल पर पहुंचने के बाद आता है। मौलवी साहब ने निकाह के जुमले दोहराए। नायला बिन्त इश्तियाक, क्या तुम अमीन वल्द निसार अहमद को अपने निकाह में कबूल करती हो? मैंने नजरें उसकी आंखों में गाड़ कर मुस्कुरा कर कहा, कबूल है। दूसरी बार भी यही जवाब दिया, और तीसरी बार भी। जैसे हर कबूल है के साथ मैं अपने माजी की एक शिकस्त पीछे छोड़ती गई। मौलवी साहब ने दस्तखत करवाए, गवाहान ने गवाही दी, और निकाह मुकम्मल हो गया। अमीन ने आहिस्ता से मेरे करीब आकर कहा, इस बार निकाह भी मेरा, दिल भी मेरा। मेरे लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई। मैंने चादर संभाली और पहली बार अमीन का हाथ थामा, अपनी मर्जी से। रात को जब सब लोग जा चुके थे और कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, तो अमीन ने मेज पर एक पुरानी फाइल रखी। ये वो सब कुछ है जो मैंने तुम्हारे लिए बचाया। फाइल खोली तो उसमें वही तस्वीरें, वही फाइल्स और मेरे पुराने निकाहनामे की कॉपी थी। ये सब कुछ अब माजी है, मैंने कहा, और माजी सिर्फ वो होता है जिससे हमने सीखा हो। उसने जवाब दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा, आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। अमीन ने पूछा, क्या अब तुम खुश हो? मैंने कहा, मैं अब मुकम्मल हूं। फिर मैंने दिल में सोचा, कभी कभी इंसाफ रूप बदल कर आता है, और कभी कभी मोहब्बत भी। और यही मेरा नया आगाज था, मेरी मर्जी से, मेरी सच्चाई के साथ, मेरे नाम पर। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।